Welcome to our full syllabus channel. Today video I'm going to discuss about the conjugate addition of alkene, and this is the last topic of the reactions of alkene, because I have discussed about the synthesis and all the chemicals reactions of the alkene in our previous video. Today I'm going to discuss the last topic of alkene, that is the conjugate addition to alkene, and after that I will start alkyne and I will finish alkyne today. So first one is the conjugate addition to the alkene. This is the last topic of alkene, and you know it very well कि alkene is undergo electrophilic addition reactions, okay, जो कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है. Now what do you mean by the conjugate addition of alkene? तो आपको पता ही है. Now what is this conjugate? Okay, तो होता क्या है कि अगर हम जब डबल बॉन्ड्स की बात करते हैं, जहाँ पे कई सारे डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में हो, कई सारे डबल बॉन्ड, बिकॉज आपको पता है इफ देर इज डबल बॉन्ड इट मीन्स इट हैज़ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, एंड ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ कंजुगेट क्या होता है? ये उस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में इफ़ मोर देन वन डबल बॉन्ड या कई सारे डबल बॉन्ड हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे एडिशन करनी है, क्या करना है, कौन कौन सी डबल बॉन्ड एल्कीन का एडिशन देंगे, क्या देंगे, कैसे क्या बोलते हैं उनको, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ. ठीक. नाउ अगर मैं देखूँ कि एल्कीन अगर आपके कई सारे एल्कीन हैं, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वन इज़ द आइसोलेटेड. ठीक है ना. आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि कम से कम आपके एल्कीन में जो एल्कीन है दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए. दिस वन इज़ द सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज़ द सिंगल बॉन्ड. मिनिमम 2 सिंगल बॉन्ड से अगर दो एल्कीन सेपरेट हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? आइसोलेटेड एल्कीन. मतलब ये अपना काम अपनी तरीके से करेगा, ये अपना काम अपनी तरीके से करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है. ये नहीं कि इसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ रहा है. दिस इज़ नोन एज द आइसोलेटेड एल्कीन बिकॉज 2 एल्कीन इज सेपरेटेड बाई 2 सिंगल बॉन्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सेपरेटेड बाई 2 सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा भी हो सकता है 5 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो. ठीक है. लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए. इफ़ मिनिमम 2 सिंगल बॉन्ड देन यू विल से दिस इज़ द आइसोलेटेड एल्कीन. ओके. नाउ अब जैसे आप एडिशन कराओगे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. ठीक है ना. किसकी इनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस कंजुगेटेड वन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर टॉपिक इज ऑल्सो कंजुगेटेड एडिशन टू द एल्कीन. तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल एल्कीन का एडिशन ही है, जैसे मैंने पहले पढ़ा है. ठीक. नाउ ये कंजुगेटेड एल्कीन का ये है कि यहाँ पे देख रहे हो एक तरह से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं. तो कंजुगेट एल्कीन हमेशा इसको कंजुगेट को बोलते किसका है? अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे यू विल फाइंड डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड. देन दिस इज नोन एज द कंजुगेटेड एल्कीन. द गुड पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एल्कीन इज़ कि आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये चारों तरफ फैली होती है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्डेड होता है. यहाँ पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के रिजोनेंस में होते हैं. तो आप इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है बिकॉज ये एक तरह से रिजोनेंस में होते हैं. ठीक. आपको यहाँ से दिखाई दे भी रहा होगा. दिस वन इज़ लाइक कि अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस वन लाइक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा. देख रहे हो. तो इसका मतलब कि आपके हैं डबल बॉन्ड 2, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन बिकॉज ऑफ द रिजोनेंस, ओरिजिनेंस वैसे तो साइक्लिक सिस्टम में होता है, यू कैन से बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन यहाँ पे देख रहे हो कि आपके यहाँ से लेके 1 पोजीशन टू लेके 4 पोजीशन तक सारे इफेक्टेड हैं. ठीक है. तो आपको ऐसे पे कि जबकि आपको 2 एल्कीन थी, दोनों में से 4 पोजीशन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो वहाँ पे आपको एल्कीन का एडिशन कैसे कराना है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कंजुगेटेड एल्कीन विच इज सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड एंड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब में स्प्रेड होती है, चारों कार्बन पे स्प्रेड होगी. ठीक. ये और भी बड़ी चेन होती है, तो जितनी बड़ी चेन होगी ना सब पे होगी. जैसे आपका एक लाइकोपीन होता है. ठीक है. लाइकोपीन जो कि आपके टमाटर में मिलता है, वहाँ पे 11 एल्कीन इसी तरह से कंजुगेटेड होते हैं. कंजुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 11 एल्कीन होते हैं. तो इसका मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों 11 बॉन्ड पे सेम टाइप की रिएक्शन, सेम टाइप का कंजुगेशन होता है. ठीक. तो नाउ द थर्ड वन इज़ क्यूमुलेटिव एल्कीन. क्यूमुलेटिव एल्कीन का मतलब होता है कि वहाँ पे दोनों बॉन्ड साथ साथ होते हैं. तो यहाँ पे इसका देख रहे हो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा. दिस वन इज़ द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और यहाँ पे दोनों बॉन्ड आपके साथ साथ है.
यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है। अब यहाँ से अगर चलूँ तो कोई सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे एक बॉन्ड का सेपरेशन है और यहाँ पे दो बॉन्ड का सेपरेशन है। जब कोई सेपरेशन हो तो यू विल से दिस इज द क्यूमुलेटिव एल्कीन। ये क्यूमुलेटिव एल्कीन का मतलब वहाँ पे आपने एलीन के बारे में पढ़ा होगा, इसको एलीन भी बोलते हैं जब ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव एल्कीन, देन कंजुगेटेड एंड देन आइसोलेटेड। एंड आपको क्या पढ़ना है, कंजुगेटेड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन टेस्ट से स्प्रेड होता है। इलेक्ट्रॉन टेस्ट से स्प्रेड होने से क्या करता है, इसकी एनर्जी को लोअर कर देता है। और एनर्जी को लोअर करने का मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इफ़ आई एम कंपेयरिंग दिस 3, तो यू विल सी कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन टेस्ट चारों तरफ स्प्रेड है कंपेयर टू दिस 3, ठीक। तो अब यहाँ पे हम एडिशन शुरू करेंगे एल्कीन का। एल्कीन का एडिशन में सिंपली हमने जैसे आप मार्कोनी का रूल टाइप में करता हूँ, मैंने एक HBr ले लिया, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक। एक इक्विवेलेंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आप इन दोनों पे कार्बन पे कराते हो, अगर मैं नंबरिंग कर दूँ देन 1 2 3 4, अगर 1 2 कार्बन पे कराते हो तो H+ आपका सपोज करो H+ ये Br- है, तो H+ अगर यहाँ चला गया, ठीक है ना, H+ यहाँ जाएगा तब जब आपका इस तरह से होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब बॉन्ड को अपनी किस साइड शिफ्ट करा दिया, इस साइड। तो नेगेटिव चार्ज बिकॉज H+ यहाँ के ऐड हो रहा है और आपका ये यहाँ पे। एक तरह से ये भी कह सकते हो किसकी आपका होता क्या था कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन है। तो आपका ये जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो कहाँ पे जाता है, विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि आपका मार्कोनी का रूल टाइप कहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, H को यहाँ पे ऐड किया है, तो Br आपका कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे H एंड Br दोनों किस किस पोजीशन पे ऐड है, अगर इसको आप 1 मानते हो, ये 1 था तो 2, तो ये 1 2 पे ऐड हो रहे हैं। तो ये तो पता ही आपको कि ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन। तो ये एक तो हो गया 1 2 प्रोडक्ट, 1 2 का मतलब पहला हाइड्रोजन H पे, दूसरा Br B पे, 2 पे, ठीक। कभी कभी अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बना था, ठीक है ना, जैसे मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो आप ये देखो, यहाँ पे आपका प्लस था, सॉरी H अटैच हो चुका था और यहाँ पे आपका प्लस था, ठीक। यही है, यहीं पे तो कि Br ऐड हुआ है इस वाले पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। तो ये बॉन्ड अगर शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही है, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। लेकिन अब ये बॉन्ड उठ के यहाँ से गया है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहाँ पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब Br आने वाला कहाँ पे ऐड होगा, इस वाली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज Br है नेगेटिव चार्ज, तो यू विल फाइंड दिस वन। देख, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पहले पे ऐड है और ये चौथे पे, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपको 2 टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, एक 1 2 प्रोडक्ट, एक 1 4 प्रोडक्ट, अगर कंजुगेटेड एल्कीन होती है तो। यही इंपॉर्टेंट है कि फॉर द कंजुगेटेड एल्कीन यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, वन इज़ द 1 2 प्रोडक्ट एंड वन इज़ द 1 4 प्रोडक्ट। 1 4 प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब आपका रीअरेंजमेंट होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, की ओरिजिनेंस जो कराता है उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो यू विल गेट 1 4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले क्या होगा, एडिशन ऑफ H, आपने वो देखा, फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। जैसे यहाँ पे देखो H+ हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, उसका क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को अपना बॉन्ड शिफ्ट करके, वो ये हुआ। उसके बाद Br कहाँ पे जुड़ेगा, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, एक तो यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो क्या मिलेगा, 1 2 प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर अटैक करता है रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के बाद, तो यू विल गेट 1 4 प्रोडक्ट। ये मैंने डिस्कस यहीं पे कर लिया था आपको, ठीक। ये देखो एग्जांपल है, आप इसको अपने आप से ट्राई करो चाहो तो। ये यहाँ पे है, कंजुगेटेड में है, दिस इज द कंपाउंड, दिस वन, ये कंजुगेटेड में है, ठीक है। यहाँ पे भी किसी भी सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक कराओ दो, कहीं पे भी अटैक करा दो। देखो यहाँ पे अगर अटैक हुआ है तो यहाँ से बॉन्ड मूव करके जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अगर इसको रेजोनेंस में लेके जाते हो तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक। अगर यहाँ से ऐड करते हो, ठीक है, तो यू विल गेट 1 4 प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऐड करते हो तो यू विल गेट 1 2 प्रोडक्ट। इसको ट्राई जरूर करना, मैं इसको बहुत जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें मैं बताऊँ, आपको अपने आप से 1 2 चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। अगर आप फंसते हो तब जरूर क्वेश्चंस पूछो, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको सिंपल सा बॉन्ड मूव कराने नहीं आ रहा है, कहीं पे अटैक कराने नहीं आ रहा है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम आपकी है ना,
कि आप इतने सारे चीज़ों के बाद भी अगर आप बॉन्ड मूव नहीं करा पा रहे हो, आप प्रोडक्ट को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ अब यहीं पे आता है, ये आपने कई जगह पढ़ा होगा, काइनेटिक वर्सेस द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं एक चीज़ जरूर आपको बता दूं कि काइनेटिक का जहाँ भी जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते क्या हो, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, स्पीड ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कितनी तेज से ये रिएक्शन होगी। थर्मोडायनेमिक जहाँ भी पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक में सिर्फ पढ़ते हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल कौन सा होता है, जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो आप क्या दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, एक तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे तेज़ रिएक्शन हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक तो आप वो कौन सी रिएक्शन तेज होगी, और दूसरी तेज भले ना हो लेकिन रिएक्शन स्टेबल कौन सी होगी। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। काइनेटिक मतलब कौन सी रिएक्शंस दोनों में से तेज होगी, और उन दोनों में से तेज हो या ना हो स्टेबल कौन सी होगी। तो दिस इज काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ये होता है डिपेंड ऑन द रिएक्शंस कंडीशन, जैसे आप रिएक्शंस कंडीशन लोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका यही था जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। आपने HBr को ऐड किया, यू हैव 1 2 प्रोडक्ट एंड यू हैव 1 4 प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताना, देखो यहाँ पे सिंपल अगर इसको इस तरह से भी लिखना चाहोगे तो यू कैन राइट हियर। ये क्या है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये यही कंपाउंड है। इस पर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि इतने सारे बॉन्ड कैसे बने हुए हैं। सिंपली क्या है, ये है CH, ये H जोड़ा गया इसलिए आपको यहाँ पे H दिखाया गया। ये है CH2 H CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है CH2 Br, इसी तरह से ये है। ठीक, नाउ अगर आप लो टेम्परेचर लेते हो, यहाँ पे देखो -80 डिग्री लिया गया। लो टेम्परेचर में आपका ज़्यादा कौन बन रहा है, ये 1 2 है, ये 1 4 है। 80% 1 2 बनता है एंड 20% 1 4 बनता है। लेकिन इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अब देखो -80 था, ये 40 डिग्री है, +40 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई मुझे कि अगर आप लो टेम्परेचर करते हो तो कौन सा फेवर होगा, 1 2। हाई टेम्परेचर करते हो तो कौन सा फेवर होगा, 1 4। ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि रिएक्शंस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि अगर टेम्परेचर लो दिया हुआ है तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, मेजर। देखो बन दोनों रहे, दैट्स वाई यू कैन से आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इज द रेजियो सेलेक्टिव में मैंने बताया था कि दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, दोनों में से एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि रेजियो स्पेसिफिक है, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव की सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हो गया रेजियो सेलेक्टिव। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप प्रीवियस वीडियो में मेरे देख सकते हो। ठीक, 80 डिग्री 20 डिग्री लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे 20 डिग्री 80 डिग्री। तो ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है। लो टेम्परेचर पे 1 2 प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन, विल बी मेजर, एंड 20% मतलब 1 4 प्रोडक्ट will minor product, and when you increase the temperature you will get 20% 1 2 that is the minor product, and 80% 1 4 product that is the major one. Okay, now एनर्जी डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट। एनर्जी डायग्राम की अगर बात करें, दिस इज द एनर्जी हियर, कि एनर्जी आप देखो ये ऊपर इंक्रीज हो रही है, इधर दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो हमारा रिएक्शन है। सपोज आपकी एक रिएक्शन है, ए से आपका बन रहा है B + C। ठीक, जैसे यही एल्कीन को मैं ए मान लेता हूँ, मैं HBr को नहीं मान रहा हूँ भी कि HBr तो एज ए रिएजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ से आपका B और C बन रहे हैं, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया AB + C। ठीक, यही आपका रिएक्शंस है, यहाँ पे मैंने HBr ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक चीज़ तो पता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है B और C, उन दोनों की एनर्जी, किसकी एनर्जी आपकी ऊपर बढ़ रही है तो मतलब नीचे कम होगी। तो इसकी एनर्जी B एंड C दोनों की एनर्जी रिएक्टेंट से तो कम है। इसका मतलब कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मतलब कि ये रिएक्टेंट से तो ज़्यादा स्टेबल है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गया, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी से। अब देखो ये आपका जो होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी को हीट देते हो या रिएजेंट देते हो तो वहाँ पे रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटता है, बनता है। ठीक है ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि रिएजेंट भी, तो आपका मान लो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट स्टेबल है। ऐसा तो होता नहीं कि रिएक्टेंट घूमते रहता है, रिएक्टेंट आपने देखा होगा, रिएक्टेंट भी स्टेबल होता है, ये भी आपके प्रोडक्ट भी स्टेबल होते हैं। अनस्टेबल रिएक्टेंट भी क्यों रिएक्शन करेगा अगर वो स्टेबल है तो उसके लिए आपको यही तो टेम्परेचर देना पड़ता है, रिएजेंट देना पड़ता है कि हम इसको डिस्टर्ब करें।
जब ये डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर से, रिएजेंट से, तब ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। या यू कैन से कि आप इसको एक्टिवेट करते हो कि भाई अब तुम प्रोडक्ट बनाओ, ये भी स्टेबल है। ये क्यों अपने आप में रिएक्शन करने जाएगा जब वो स्टेबल है? तो उसको अनस्टेबल बनाने के लिए एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेट करती है कि उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो आपका इसने क्या किया, आपने ए को एक्टिवेट किया, ठीक है। ए को अगर एक्टिवेट किया तो यहाँ पे देखो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है एक्टिवेट करने के लिए, इसके ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो इसको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है तब वो जाके एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। क्या बनाने के लिए? सी बनाने के लिए। जो सी है आपका यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ब्लैक वाला, ब्लैक पे जो सी बन रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन मतलब रिएक्टेंट का यहाँ पे आपको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब ये ए रिएजेंट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग का, ये कॉम्प्लेक्स की देख लो इतनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आपको फिर वो एनर्जी रिलीज्ड हो के तब बनाता है प्रोडक्ट सी। दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, ये बी वाले का देख लो इतना कम ही एनर्जी लगा और ये एक्टिवेट होकर प्रोडक्ट बना लिया सी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा रहेगा इसका मतलब उसको ज़्यादा टाइम तक ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? सी वाले प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, इसकी लो एक्टिवेशन एनर्जी है रेड वाले की, ब्लैक वाले की हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, बी वाले की या सी वाले की? स्पीड ज़्यादा होगी बी वाले की, बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इट लोवर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इट लोवर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ये स्पीड कम कर देता है बिकॉज इट हैज़ ए लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बी और आपका सी में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? बी की। तो ये क्या कहलाएगा आपका काइनेटिक में स्पीड होता है। तो ये बनेगा जल्दी कौन? बी और सी में से जल्दी कौन बनेगा? बी बनेगा, बिकॉज इट हैज़ ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बी, ठीक ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, ये हमें पता चल गया कि ये काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं है, काइनेटिक प्रोडक्ट तो ये है। लेकिन देखो बी कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे, ठीक। सी कहाँ पे बन रहा है? सी और नीचे, मतलब इन दोनों में से एनर्जी ज़्यादा मतलब कम किसकी है? एनर्जी कम किसकी है? सी की है। तो इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी। तो ये क्या मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक किसके बारे में बताता है? डील्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये क्या होगा? ये होगा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, यू कैन से दिस वन इज द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक। तो अब आपने क्या देखा कि जो 1,2 प्रोडक्ट होगा, अब वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो 1,2 प्रोडक्ट होगा उसका लो एक्टिवेशन एनर्जी होगा। लो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, ठीक। किसकी? उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल तो होगा, रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा, बट कंपेयर टू द सी, ठीक है, तो लेस स्टेबल होगा। एंड इसी को बोलोगे आप काइनेटिक प्रोडक्ट। तो जो 1,2 प्रोडक्ट होता है यू कैन से दिस इज द लो एक्टिवेशन एनर्जी, लेस स्टेबल एंड काइनेटिक प्रोडक्ट। तो 1,2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज नोन एज द काइनेटिक प्रोडक्ट। 1,4 क्या? हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, मोर स्टेबल कंपेयर टू द बी एंड ए। रिएक्टेंट तो बी से ज़्यादा स्टेबल है, मतलब 1,2 से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 1,4, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो आपके चांसेस ज़्यादा बनने के किसके होते हैं? 1,4 के, ना कि 1,2 के। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि 1,2 से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 1,4। और तेजी से कौन होता है? 1,2। तो 1,2 इज काइनेटिक प्रोडक्ट, 1,4 विल बी द विल इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ना एक रिएक्शन से इसको समझते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, 1,4 में है, 1,4 प्रोडक्ट में है। जब 1,4 का मतलब क्या? यहाँ पे H लगा, यहाँ पे Br, ठीक है ना। तो देखो 1,4 है मेजर एट इक्विलिब्रियम, और एट हाई टेम्परेचर पे ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। इक्विलिब्रियम में किस में शिफ्ट हो जाएगा? 1,2 में। मेजर एट लो टेम्परेचर पे ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है और इसको बोलते हो काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट your kinetic and thermodynamic product. This is all about your addition of conjugated alkene to the conjugated alkene, ठीक है। and this is all about your alkenes. I have already discussed their synthesis, their chemical properties, and like so many name reactions like ozonolysis, KMnO4, anti-addition, syn addition. I have discussed all the things. Now today your alkene part is covered. Now I'm going to start the new topic, that is the alkyne. So I have covered about the alkane, their chemical properties, their reaction, their synthesis. I have covered alkene, and now the today's I'm going to cover alkyne, and I'm going to finish today itself.
एल्कीन। सो आपका ये तीनों मिला के आपका कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको क्या शुरू करूँगा, मैं आपको बता दूंगा। तो टुडे इज़ द एल्काइन। जैसे एल्कीन का होता था, एल्कीन का बताया था, वैसे वो sp2 था, sp3, sp2। नाउ टुडे इज sp का पता है आपका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर 180 डिग्री, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। आपको ये पता होगा, सी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। इसमें ये हो गए 2 टाइप्स के एल्कीन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल एल्कीन एंड सेकेंड वन इज़ द टर्मिनल एल्कीन। इंटरनल एल्कीन का मतलब क्या हो गया, ये देख रहे हो दोनों साइड में आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। आर ग्रुप मतलब कि दोनों साइड में CH3 या कोई भी कार्बन चेन लगी हुई है दोनों में, मतलब एक तरह से ये पैक्ड है, दोनों तरफ से कार्बन इनको घेर रखा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द इंटरनल एल्कीन। और यहाँ पे देख रहे हो एक साइड में तो इसे एल्काइन, सॉरी फॉर दिस इज द एल्काइन, 2 टाइप्स ऑफ एल्काइन। नाउ ये आपके ये हैं तो इंटरनल एल्काइन हो जाएगा, और ये होगा टर्मिनल एल्काइन, बिकॉज कि यहाँ पे लास्ट में दोनों साइड से कार्बन अटैच, इन दोनों एल्कीन के बाद, एल्काइन के बाद की कार्बन बोल रहा हूँ, ये दोनों तो कार्बन रहेंगे बिकॉज दे आर द एल्काइन पार्ट। यहाँ पे आपको क्या है, आर ग्रुप नहीं अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। तो जहाँ पे भी आपको एल्काइन के बाद H होगा दैट विल बी नोन एज, दैट विल बी द योर टर्मिनल एल्काइन। ओके, ये क्या होता है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण, sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, S करेक्टर 50% एंड P करेक्टर 50%। अब एक चीज़ जान लो, S करेक्टर 50%, P करेक्टर 50%, तभी तो sp टोटल 100% होनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो जिसमें जितना ज़्यादा S करेक्टर रहेगा, S करेक्टर का मतलब भी होता है कि वो न्यूक्लियस के उतने पास में, तो उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो जहाँ पे भी S करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। आप सिंपल मान के चलो कि ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइन। तो ये एसिडिक होने का मतलब कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ये हाइड्रोजन को इजीली निकाला जा सकता है। टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आंसर इज बिकॉज ऑफ द S करेक्टर, बिकॉज S हैव 50% करेक्टर कंपेयर टू द एल्कीन एंड एल्काइन। उनका करेक्टर ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। यहाँ से आपने देखो सोडियम ऐड ले लिया, सोडियम ऐड मतलब ये NH2 माइनस हो, NH2 लिखते हो आपके Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करके यू विल गेट दिस वन C नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक तरह से साल्ट, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइट, ठीक। दिस इज एसिटानिलाइट, एसिटिलाइट। अब देखो ये इसलिए बनाया कि कभी भी आपने देखा है कि एल्कीन न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते थे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो और जो किसी पे अटैक करके कोई रिएक्शंस दे सके, लेकिन ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ये अपना हाइड्रोजन निकाल के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये देख लो यहाँ पे CH3 अगर I है तो यहाँ पे ये I पे अटैक करके I को निकाल के यहाँ पे CH3 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सिंथेसिस ऑफ इंटरनल एल्काइन। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनल एल्काइन भी बनाया जा सकता है बिकॉज इसका हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक है। एसिडिक हटा के आपने उस पर किसी से रिएक्शन करा के, तो पहली बार आपने देखा कि एल्कीन कोई हाइड्रोकार्बन न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, हाउ टू सिंथेसाइज दिस एल्काइन। ओके, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल हैलाइड। विसनल में मैंने आपको बताया था कि विसनल मतलब जब एडजेसेंट कार्बन पे कोई चीज़ लगी हो, दोनों हाइड्रोजन लगे हो, तो दैट इज विल बी नोन एज विसनल हैलाइड। या यू कैन सी दिस इज 1 2, मतलब पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन पे। डिहाइड्रो, आपको पता है कि हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू हैव दिस कंपाउंड, आपको दोनों हाइड्रोजन निकालने हैं बिकॉज दिस इज अ विसनल डाइहैलाइड, रिमूव करना है। आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो क्या है, NH2 है, निकलेगा क्या, यहाँ से H एंड Br, तो आपका एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये H एंड Br तो दूसरा डबल बॉन्ड आएगा, तभी 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा एल्काइन, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये बेस है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, तो इसलिए ये बेस HBr नहीं निकलेगा, ये बेस हाइड्रोजन ले रहा है, तो यू विल गेट दिस अमोनिया, NH2H अमोनिया आपके यहाँ से भी ले लेगा तो अमोनिया, तो इसलिए आपके 2 NaBr निकलेंगे, 2 अमोनिया निकलेगा और आपका मिल जाएगा एल्काइन। किसकी, एक HBr, ये H एंड Br यहाँ से निकलेगा, एक H एंड Br यहाँ से निकलेगा, लेकिन HBr नहीं निकलता है, ठीक है। दिस इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल हैलाइड। अब दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जर्मिनल हैलाइड। जर्मिनल मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन पे जब दोनों हैलोजन लगे हों, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखो हैलोजन तो लगे हैं, लेकिन आप इसको ये भी तो लिख सकते हो CL एंड हियर
CH एंड H, ये CH3 हो सकता है। तो अगेन ये भी वही करेगा, ये और ये रिमूव होंगे तो एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन रिमूव होंगे तो दूसरा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगेन आपका देखोगे तो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस 2 अमोनिया एंड यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो आपको किसकी यहाँ पे देखो अब 3 थे, अब कितने हाइड्रोजन बचे, एक बचा, किसकी 2 हाइड्रोजन इस 2 क्लोरीन के साथ चले गए। तो आपके जेमिनल और विस्नल दोनों डाइहैलाइड से यू कैन इजीली सिंथेसाइज एल्काइन। नाउ थर्ड वन इज डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल टेट्राहेलाइड। विस्नल का मतलब ये तो पता है कि एडजेसेंट कार्बन पे, लेकिन अब यहाँ पे कितने टेट्राहेलाइड है, 4 हेलाइड हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि आप क्या लेते हो, जिंक विथ एसिटिक एसिड लेते हो। इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये भी आप समझ लो कि कभी भी हेलोजन हटाते हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाते हो तो उसको आप रिडक्शन ही बोलते हो। तो यहाँ पे भी देख लो, दिस विल बी रिमूव्ड आउट, दिस विल बी रिमूव्ड आउट, तो 2 बार से हटेंगे तो 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ZnBr2 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। देखो Br2 का मतलब एक मॉलिक्यूल ZnBr2, इसमें 2 ब्रोमीन है, 2 ले लोगे तो कितने जाएंगे, 4 ब्रोमीन, 4 ब्रोमीन निकल गए विच ZnBr2। दिस इज द डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल टेट्राहेलाइड। इससे भी आप एल्काइन बना सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है जिसकी आपने इसको देखा, एल्केन भी बनाता है, एल्कीन भी बनाता है, एल्काइन भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ दैट वन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने उसमें भी लिया था पोटेशियम सक्सिनेट, आपको मैंने बताया था दिस इज द सक्सिनिक एसिड, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर गाइस। अब अगर आपको देखो यहीं पे है कि अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना था तो आप ये लेके चल रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आप ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड लेके चल रहे हो कि यहाँ से फिर रिमूव होके ये आपका बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एल्काइन बनेगा और 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और आपका ये एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द पोटेशियम सक्सिनेट। और ये कोल्ड मेथड ऐसा है जो कि एल्केन भी बनाता है, एल्कीन भी बनाता है और एल्काइन भी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एल्काइन बनेगा कहाँ पे, एनोड पे, और कैथोड पे H2 रिलीज होती है। मैं पूरा मैकेनिज्म पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब आता है रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। ये भी है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा रिएक्शन ऑफ द एल्काइन। ठीक है, बिकॉज इट हैज 2 डबल बॉन्ड, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा और अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज दिस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब आपको पता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट क्या बताया था कि आपको जो मेटल लेते हो, जैसे पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया। लेकिन एक चीज़ और बताई थी आपको, ये पिछले भी वीडियोस में बताया था, तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं कवर करूँगा। किसकी पिछले आपके एल्कीन की वीडियो में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आपका यहाँ पे है कि मैंने ये बताया था कि ये जब आप शुरू करोगे इसका हाइड्रोजनेशन, ये इतने एक्टिव होते हैं कि ये रुकेंगे नहीं, आपको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आप हाइड्रोजनेशन से ये किस टाइप का रिएक्शन दे रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड तो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना है या यहाँ पे रुकना है। आपको ये दोनों रिएक्शंस मिल सकती हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो एल्कीन में, तो मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब आप क्या करोगे, ये जो कैटलिस्ट है बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है उसको, उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हो। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो आप, पैलेडियम, प्लेटिनम या उस निकल पे कोई चीज़ की कवरिंग कर देते हो। कवरिंग करने से या किसी चीज़ से उसकी रिएक्शंस कराने से, जैसे हम उस पर यूज़ कर देते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या होता है, पैलेडियम के साथ बाइंड करके उसके पोर्स को क्लोज्ड कर देता है। पोर्स को मतलब कि जहाँ से ये रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन साइट जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता जिसको उसके साथ कोई और चीज़ आके जुड़ गई है, ये पार्शियल हो जाता है। पार्शियल का मतलब अब ये रिड्यूस तो करेगा लेकिन यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहीं तक रिड्यूस करेगा। अब इसमें से भी पॉसिबिलिटी है, जैसे ये सिस है, ये ट्रांस भी हो सकता है, वो भी मैंने बताया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्कस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लिंडलर कैटलिस्ट जो कि बनाएगा क्या था, पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, वो क्या बनाता है, हमेशा सिस बनाएगा। और ट्रांस को बनाते हैं बर्च रिडक्शन, जो कि लिथियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया है, वो क्या बनाता है, ट्रांस बनाएगा। ट्रांस का मतलब CCR इधर H इधर, मतलब आपको एल्काइन तो बनाना है, एल्काइन से एल्कीन बनाना है। आप सिस भी बना सकते हो, आप ट्रांस भी बना सकते हो, जैसा पूछा है आपको वैसा बनाना पड़ेगा। ट्रांस के लिए आपको बर्च रिडक्शन यूज़ करना पड़ेगा, सिस के लिए आपको लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, प्रीवियस वीडियो में जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मैंने वहाँ पे बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताया था, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, तो मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन।
होता क्या है कि सोडियम मेटल है, मेटल आपको पता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये इसको बोलते हैं अमोनिएटेड, सॉरी इलेक्ट्रॉन से ये सराउंड कर देता है, इसकी लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। तो ठीक है, तो इसको कभी कभी बोला जाता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि ये अमोनिया जो सॉल्वेंट है उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया है या अमोनिया के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। पहला क्या होगा कि जैसे एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो अमोनिया दे रहा है, ठीक है, मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, इसलिए ये जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको भी आप बोलते हो क्या, रिडक्शन, इसलिए इसका नाम है बर्च रिडक्शन, बर्च, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एड टू एल्काइन टू फॉर्म रेडिकल एनायन। एक चीज़ ध्यान देना है, एनायन किसको बोलते हैं, जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज, उसको बोलोगे एनायन, और उसके साथ साथ क्या है, रेडिकल भी है, मतलब एक ही मोइटी में आपको रेडिकल भी मिल रहा है, आपको एनायन भी मिल रहा है। ये देखना है कैसे होता है। रेडिकल का मतलब एक चीज़ आपको पता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, रेडिकल, और नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एनायन का, 1 रेडिकल का, लेकिन आप 2 इसको नेगेटिव चार्ज लिख लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश है। अगर मैं इसको इस तरह से ओपन करना चाहूँ तो आप कर सकता हूँ, चाहे इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। यहीं से देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तब इसको एनायन बोल सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद मैंने कहा कि जो मेटल है, मेटल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो देखो जिस तरह से ये अपना बॉन्ड पूरा उठा के गया था, तो इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज को भी मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पूरा 2 इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी क्या है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, किसकी, ये जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक जाएगा तो ये क्या पूरी तरह से न्यूट्रल होगा, नहीं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास मिल जाएगा ये वाला, लेकिन अभी भी ये 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसकी, पॉजिटिव चार्ज। जैसे नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे होता है, पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे होता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया और एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, तो आप इसी को कह सकते हो क्या, दिस इज़ द रेडिकल, दिस वन एंड एनायन। तो आपको क्या मिला, रेडिकल एनायन आपको यहाँ पे है। एक चीज़ तो और है, ये रेडिकल एनायन तो मिल गया, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पास पास में रहेंगे तो क्या इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, शायद ये रिपल्सन होगा। यही रीज़न है कि देखो क्या करते हो, C डबल बॉन्ड C है, ये R और ये एनायन वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, और ये रेडिकल वाला पार्ट है, किसकी, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, किसकी, इनके बीच में रिपल्सन कम हो। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये ट्रांस ज्योमेट्री ले लेते हैं, जबकि इसीलिए ये सिस नहीं होते, ये ट्रांस ज्योमेट्री, किसकी, सिस रहेंगे तो ये दोनों आमने सामने रहेंगे, पास पास में रहेंगे, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो वो अनस्टेबल होता है, इसलिए ये दोनों ट्रांस ज्योमेट्री ले लेते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट बर्च रिडक्शन, दैट्स व्हाई दे फॉर्म ट्रांस एल्कीन, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, रेडिकल एनायन, मतलब ये वाला स्पीसीज प्रोटोनेटेड टू गिव रेडिकल, ठीक है ना। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो प्रोटॉन कहाँ से लिया, ये रेडिकल एनायन में रेडिकल एनायन प्रोटोनेटेड, ध्यान से देखना, प्रोटोनेटेड टू गिव रेडिकल, तो यहाँ से बच क्या रहा है, रेडिकल, तो मतलब जो एनायन था किसकी, ये पूरा बॉन्ड जाता है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये जाएगा तो H+ के फॉर्म में जाएगा ना, तो इसका प्लस के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला इसको ले लेगा, तो ये जो एनायन था, ये एनायन ने इस H को ले लिया और रेडिकल अभी भी बचा हुआ, ठीक। ये जो आपका सॉल्वेंट था NH3 लिक्विड अमोनिया बोला था, ये सॉल्वेंट बच के गया NH2 नेगेटिव, यहाँ तक हो गया। इसको बोलोगे विनाइल रेडिकल। विनाइल मैंने बोला था डबल बॉन्ड से जस्ट बाद में जो भी ग्रुप लगा रहता है उसको क्या बोल, जैसे ये है विनाइल कार्बन, तो ये क्या जाएगा, विनाइल रेडिकल, डबल बॉन्ड से जस्ट अटैच्ड कोई ग्रुप होता है उसको बोलते हो विनाइल, ठीक है। नाउ द थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ऐड टू रेडिकल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, रेडिकल पे। अब रेडिकल बनते ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, एनायन। अब यहाँ पे देखो ये रेडिकल था, किसके, यहाँ तक तो आपका बन ही गया था, जहाँ पे आपके इसने एक हाइड्रोजन ले लिया था। अब सोडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ के यहाँ भी क्या बन जाएगा, रेडिकल। अब ये रेडिकल बनने का मतलब एक चीज़ ध्यान से देख लो कि अब ये इसकी टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन ले सकता है,
जब तक एक इलेक्ट्रॉन था ये प्रोटॉन नहीं ले सकता था, बिकॉज उसके लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले सकता। अब ये मत देखो, चाहे 2 लोन पेयर देख लो, चाहे ये रेडिकल एनायन देख लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो मैंने आपको इस तरह से दिखाने के लिए लिख दिया कि आप कंफ्यूज मत हो कि ये नेगेटिव चार्ज ही है। अब जिस तरह से इसने प्रोटॉन लिया था, ये भी प्रोटॉन ले लेगा। अगेन प्रोटोनेशन, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा एंड यू विल गेट ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। तो देखने में भले ही आपको मैकेनिज्म बड़ा लग रहा हो कि 4 स्टेप में हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। सिंपल, आपने एक नेगेटिव चार्ज दिया, रेडिकल को दिया, ये रेडिकल बन गया एनायन। पता है रेडिकल एनायन ट्रांसफॉर्म में रहेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सन कम हो। अगेन रेडिकल एनायन में से आपको पता है कि प्रोटॉन को सबस्टिट्यूट कर सकता है एनायन, तो एनायन प्रोटॉन सबस्टिट्यूट कर लेगा, बचेगा क्या, रेडिकल। फिर क्या करेगा, इस रेडिकल को हमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे लाओगे तभी तो ट्रांस बनेगा, तो हाइड्रोजन लाने के लिए हमको एक इसको एनायन बनाना पड़ेगा। एनायन करने के लिए आपने क्या किया, इसको एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन और दिया, अब ये बन गया एनायन। ये एनायन ने दोबारा से हाइड्रोजन सबस्टिट्यूट कर लिया, ये बन गया ट्रांस एल्कीन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द बर्स्ट रिडक्शन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। नाउ सेकेंड स्टेप इज, पहला था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकेंड है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन इज लाइक अब आप क्या जो ऐड कर रहे हो, हेलोजन ऐड कर रहे हो, तो हेलोजन आपका दोनों साइड से कर सकते हो। इसमें सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। एंटी किस लिए, और एंटी इज़ मोर स्टेबल देन द सिन। जैसे ये है, आपने H2 ऐड किया, अगर ये ऐड हो रहा है तो क्या होगा, एंटी अपोजिट साइड में सेम साइड से ऐड हो रहा है तो सिन। एंटी इज़ मोर स्टेबल देन सिन, वो वैसे ही है जैसे ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन एंटी, बिकॉज इनके बीच में और इनके बीच में जो बड़े बड़े ग्रुप हैं इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। जैसे ये दोनों ग्रुप बड़ा है, मान लो CL हो, तो CL बड़े ग्रुप है तो इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, अगर ये दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा, ठीक है। नाउ ये तो तब था जब मैंने सिर्फ आपको क्या लिया, सिर्फ कह दो कि 1 इक्विवेलेंट लिया हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल लिया। अगर मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूँ तो क्या होगा, एक्सेस में ले लूँगा तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये कई बार जुड़ जाएंगे, चारों पे लग गए, 1 2 3 4। पहले क्या था, 2 2 पे लगते थे, जैसे यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, तभी तो आप कह रहे थे कि सीन हो सकता है एंटी। एक्सेस में लोगे आपके हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा या क्लोरीन लग जाएगा, जो भी लोगे आप लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका सीन एडिशन का कोई मतलब नहीं रहा कि इसके सारे पे लग गए। नाउ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब एक्सेस का ऐड करना। देखो अभी तक आपने क्या क्या ऐड किया, आपने रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया, दूसरा आपने कराया एडिशन ऑफ हेलोजन, अब बना रहे हो हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। नाउ दिस इज द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में क्या करना है, मार्कोनी का रूल को फॉलो करना है। सिंपल, मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे जाएगा, ओ यहाँ पे जिसकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर ये तो एल्कीन हो गया, बोथ एक्स एट, ये एल्कीन हो गया, ये तो समझ में आएगा। अगर वो एल्कीन है और आपका ये पड़ा हुआ है, एक्सेस में है, मान लो, ध्यान से सुनना, अगर ये एक्सेस में है तो एल्कीन भी तो ये एडिशन रिएक्शन देगा, ये नहीं, किसकी एल्कीन भी तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, तो ये दोबारा से ऐड होगा। अब दोबारा से ऐड होगा तो अब क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या, इन दोनों में से देखना, हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट कहाँ गया, विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक। अब दोबारा से देखो, और हाइड्रोजन फिर कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। अब अगर दोबारा से ये एल्कीन है तो दोबारा देगा एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, तो अपने HX, यही बोला HX मतलब एक्सेस में, तो ऐड करेगा, किसकी एल्कीन भी है, ये भी है, तो ऐड होंगे हो गया। दोबारा से अगर मैं बात करूँ तो फिर से देखो, मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट्स गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फिर से कहाँ पे जाएगा, X यहीं पे जाएगा और H यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि दोनों हैलोजन सेम पोजीशन पे ही क्यों जुड़ते हैं। आपको क्या करना है, मार्कोनी का रूल का जो भी आपका मैकेनिज्म पता है, आपको पता होगा कि सिंपल से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को देखना ही तो है। आपने देखो HBr ऐड किया तो बन क्या गया, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे जाएगा। दोबारा से अगर आप ऐड करोगे तो देखो, दोबारा से ऐड किए, इसको इसी तरह से देख लो, या तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा या तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, उसी पे तो आप ब्रोमीन जोड़ोगे, ठीक है। तो कार्बोकेटायन अगर ये वाला आएगा सेकेंडरी होगा, ये वाला होगा प्राइमरी होगा, दोनों में से स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी, तो नेगेटिव पार्ट फिर कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, ठीक है। सब मिला के मार्कोनी का रूल का आपने वहीं पे मैकेनिज्म ही लिखा है, यहाँ से भी चाहो तो सिंपली देख लो कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो दोनों हेलोजन एल्काइन में ऐड करने पे सेम कार्बन पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है।
एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे सेम चीज़ है, ये आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये मेजर है ये माइनर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताओगे आप थोड़ा सोचना किसकी। देखो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है, दो इक्विवेलेंट नहीं लिया, तो इस वाले कार्बन पे किसकी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इन दोनों पे से ये मेजर बन रहा है, इस साइड ब्रोमीन बन रहा है तो मेजर बन रहा है, इस साइड ब्रोमीन बन रहा है तो माइनर बन रहा है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। यहाँ पे रीज़न क्या होगा कि यहाँ पे देख लो इसके बगल में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कंजुगेशन में जा सकता है 3 बार। यहाँ पे इसके बगल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितनी बार हाइपर कंजुगेशन में जाएगा, 2 बार, इसलिए ये मेजर बनता है, ये मेजर बनता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। अगर मार्कोनी का फ्लूइड की बात करते हो तो एंटी मार्कोनी का फ्लूइड की भी बात करेंगे। उसको आप क्या बोलते हो, खरास इफेक्ट, वो होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल से क्या है, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो बी आर कहाँ पर जुड़ जाएगा, वहाँ पर। और यहाँ पर ये सॉरी ये गलत बन गया, ये आपका हो जाएगा जब एल्कीन, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा एंड इट विल बी CHBr। ये ट्रिपल बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि उसमें एडिशन रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज योर खरास इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नाउ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जान लो, ये फिक्स है, इस रीजेंट को आप अच्छे से याद कर लेना। ये मर्करिक एसीटेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के प्रेजेंस में होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने में क्या हो रहा था, इसमें भी अगर H एंड OH है तो देख लो मार्कोनी का फ्लूइड का कितना एप्लीकेशन है, इसलिए उसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन किसके पास चला गया, यहाँ पे तो ये हो गया CH2। अब यहाँ पे देख लो टॉटोमरिज्म होगा, टॉटोमरिज्म क्यों, किसकी, आप डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो, एल्कीन को इन ही तो बोलते हो, ये इन हो गया, एल्कोहल को क्या बोलते हो, ऑल। तो आपने सुना होगा केटो इनॉल टॉटोमरिज्म। इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड एंड OH जहाँ पास पास में हो, एक साथ हो, इन एंड ऑल जहाँ एक साथ में हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। इनॉल विल कन्वर्ट इनटू द कीटोन। तो कैसे कन्वर्ट होता है ये देख लो आप, RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और फिर ये इस पे चला जाएगा, तो आप बनाओगे क्या, RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, और इसी नेगेटिव पे ये वाला हाइड्रोजन आगे जुड़ जाता है तो ये हो जाता है CH3। तो आपको क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप एल्काइन के एडिशन में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। इनॉल तो इनॉल विल कन्वर्ट इनटू द केटो फॉर्म, तो आपको ये मिलेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। एडिशन ऑफ HOX टू एल्काइन, HOX का मतलब आपको जैसे मैंने ले लिया NaOCl। जैसे अभी आपको पता है कि इस समय जो सैनिटाइज किया जा रहा है सब चीज़ों को, ये आपको इसी के सोल्यूशन से, सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन से ही किया जा रहा है सैनिटाइज को, ठीक है ना। सैनिटाइज़र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो अल्कोहल बेस्ड है, लेकिन जो आप गली मोहल्ले में गाड़ियों से, MCD की गाड़ियों से जो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस NaOCl, ठीक है। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन ये दूसरी चीज़ है, अगर आप कहो तो NaHOX है, ठीक है ना। HOX का मतलब HOCl, ठीक है, HOCl या HOBr इस तरह से है। अब अगर HOCl HOBr में एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन या ब्रोमीन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो देखो अब एल्काइन पे ऐड करने के ऊपर आपको बोला कि इसके OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज और X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिख रहा है कि अगर एल्काइन का इसके साथ ऐड कराओगे तो आपको मिलेगा अल्फा डाई हेलोकीटोन और दूसरा मिलेगा अल्फा हेलोकीटोन। ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, आपको देखना है। इनसे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आप जब देखोगे तो कर लगेगा आपको कि हाँ सही तो है। जैसे ये एल्काइन हो गया, OH है, X है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस तरह का मिले कोई भी चीज़, HOCl HOBr, तो ऑक्सीजन और हेलोजन में अगर फ्लोरीन नहीं है तो फ्लोरीन मिलेगा भी नहीं, फ्लोरीन का रहता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद तब क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो आपको HOCl या Br मिलेगा तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन या क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए आप हमेशा क्या होगा, X को पॉजिटिव दोगे और OH को नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द Marconi का फ्लूइड नेगेटिव चार्ज गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको ये मिल गया,
ठीक। अब ये भी अगेन देखो क्या है, इन है ऑल है, यहाँ पे एक्स है या एच है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन ऑल है, इन ऑल पे क्या होगा, टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा, जैसे वो बनाया था तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2X हो जाएगा, हुआ या नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलोगे, अल्फ़ा हेलो कीटोन। अल्फ़ा क्यों, कार्बोनिल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो उसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा हेलो कीटोन। क्लियर गाइस, ठीक। दूसरा, अब आप क्या करो, इसी में दोबारा से अगर ऐड करते हो कोई चीज़, दोबारा से अगर OH ऐड करते हो, जैसे आपने Br ऐड किया था पिछले वीडियो में, तो दोबारा से कहाँ पे ऐड होगा, विच इज़ द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहीं पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो अगेन ये यहाँ पे ऐड होगा, X कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, जैसे H यहाँ पे जाता था अब X ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड होगा, अगेन इसका भी क्या कर लोगे, 2 हेलोजन लग जाएंगे, तो ये जगह अल्फ़ा डाई हेलो कीटोन। मतलब अगर एक बार HOX यूज़ होता है तो आपको मिलेगा अल्फ़ा हेलो कीटोन, 2 बार HOX यूज़ होता है तो आपको मिलेगा अल्फ़ा डाई हेलो कीटोन। ठीक है, सिंपल। इसी मॉइटी पे आपने क्या किया, दोबारा से HOX का रिएक्शन करा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन इस पे जाएगा और ये हेलोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ये अगेन टॉटोमरिज्म करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन का मतलब यू कैन सी इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट वन इज द विद द KMnO4 एंड सेकेंड वन इज द विथ ओजोन। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी कराता था एल्कीन में, आपको याद होगा कि वो एसिड बना देता था। ये 2 कंडीशन में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक तो हो सकता है कोल्ड और न्यूट्रल कंडीशन हो, एक हो सकता है वार्म और बेसिक कंडीशन हो। ठीक है, कोल्ड और न्यूट्रल में अलग टाइप की रिएक्शन देता है, वार्म और बेसिक में अलग टाइप की रिएक्शन देता है। कोल्ड और न्यूट्रल में क्या बनाएगा, अल्फा डाई कीटोन बनाएगा, और इसमें वार्म और बेसिक रहेगा तो बनेगा तो अल्फा डाई कीटोन, लेकिन वो अल्फा डाई कीटोन पे रुकता नहीं है, वो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान दो ना कि KMnO4 दिया तो गया एल्काइन का, लेकिन किस कंडीशन में दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूँ अल्फा डाई कीटोन कैसे बनेगा, एंड डाई कीटोन अगर बन रहा है तो एसिड कैसे बन जाएगा अगर इफ वार्म एंड बेसिक है तो पहला एग्जांपल लेता हूँ इस वाले का ही, जो आपका था कोल्ड एंड न्यूट्रल कंडीशन। जैसे आपने एल्काइन लिया KMnO4H2O न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि आप मान के चलो वो कोल्ड है, फिर न्यूट्रल के साथ वार्म नहीं लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R है, इस R को अपने टच नहीं करना है, इस R को अपने टच नहीं करना है, ये R ऐसे रहेंगे। अल्फ़ा डाई कीटोन, इसका अल्फ़ा ये, इसका अल्फ़ा ये, तो ये दोनों पे क्या करना है, सिर्फ कीटोन ग्रुप लगा देना। ठीक है, डाई कीटोन हो गया, जिसकी ये न्यूट्रल कंडीशन वाला है, सिर्फ यहीं तक रहेगा। दूसरा आपने क्या किया, एक चीज़ और ध्यान देना, ये भी न्यूट्रल में ही बन रहा है, देखो यहाँ पे भी मैंने न्यूट्रल कंडीशन ही लिया हुआ है, लेकिन R≡C बना, ठीक है, इसका भी C≡O बना, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे ये क्या था, एक तरह से कीटोन था, किसके यहाँ पे CH3 कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, H है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि एल्कीन के सिंथेसिस में बताया हुआ है कि जब भी आपका एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो ये वाला एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। ये वाला एसिड नहीं है गाइज, ये ध्यान देना, ये डाई कीटोन ही था जो न्यूट्रल कंडीशन वाला था, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन में भी अगर एल्डिहाइड बनाते हो तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा ही होगा। ये वाला तो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर कन्वर्ट होगा, ये ज़रूरी है अगर एल्डिहाइड होता है तो। ठीक है, अदरवाइज़ ये न्यूट्रल कंडीशन की ही डाई कीटोन की ही रिएक्शन देगा। डाई कीटोन की अगर यहीं पे CH3 रहता तो यहीं पे रुक जाता, लेकिन एल्डिहाइड है तो ये यहाँ पे आ गया। नाउ अब हॉट वाले कंडीशन को देख लो। हॉट वाला कंडीशन देखो ब्रेक डाउन कर रहा है, यही डिफरेंस है, ये डाई कीटोन नहीं बना रहा है। यहाँ पे देखो CH3 है, एल्काइन को देखना, CH3 के बाद ये जो C है ये पूरा किस में चेंज हो गया, एसिड में। इधर से देख लो, एक CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद ये वाला CH3 एसिड में चेंज हो गया। मतलब आपका दोनों एल्काइन का ये टूट जाता है, दोनों कार्बन एसिड में बदल जाते हैं। ये है आपके बेसिक का, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दोनों कार्बन को किस में चेंज करता है, एसिड में। CH3COH इधर आ गया और CH3CH2COOH ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में यही डिफरेंस है, RC≡CH, ये क्या आ जाएगा, एक तो बन गया RC≡OH, इसका क्या बनेगा, अगर आप कह सकते हो कि इसका बन सकता था HCOOH फॉर्मिक एसिड, और मैंने फिर अपने एल्काइन में बताया कि जब भी फॉर्मिक एसिड बनेगा वो क्या बन जाएगा, H2O और CO2। तो यहाँ पे ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि यहाँ पे ये क्या इसमें बदल जाएगा, ये तो R है तो RCOOH में बदल गया, किसके अपने
HO2 लिया हुआ है, और ये बनेगा क्या, डायरेक्ट चाहो तो CO2 बना लो, या तो आप HCOOH बनेगा, किसके यहाँ पे H है तो HCOOH बना फॉर्मिक एसिड, और वो चेंज हो जाएगा CO2 और H2O में। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट योर KMnO4 इन कोल्ड एंड न्यूट्रल कंडीशन एंड वार्म एंड बेसिक कंडीशन। इसको बड़े ध्यान से देखना। नाउ ओजोन, ये किस में बदल जाता है, 2 एसिड्स में। कैसे, आपने क्या लिया, CH3 COH CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। ये सेम उसी तरह काम करता है जैसा क्या है इसका, ये वाला काम करता है, ठीक है। इसका कौन सा, वार्मर बेसिक कंडीशन वाला काम करता है, वैसे ही ओजोन काम कर रहा है। लेकिन ध्यान देना कि ओजोन किसी को एल्डिहाइड को एसिड में मतलब डायरेक्ट वो एसिड में बदलता है, ये कीटोन में नहीं बदलता है, ठीक है। वार्म वाले की तरह काम कर रहा है, न्यूट्रल वाले की तरह नहीं कि अगर आपको डाइकीटोन में बदला, ये सिंपल सा जैसे इसका वार्म का बेसिक काम करता है वैसे ये ओजोन काम करता है, डायरेक्ट AC में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो आज मैंने आपको कवर किया अल्फा बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड एसिड ऑफ एल्कीन, उससे आपका पूरा एल्कीन कवर कर दिया, और अभी मैंने कवर किया पूरा एल्काइन, इट्स सिंथेसिस, इट्स नेचर एंड इट्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये मिला के, सारी चीज़ें मिला के मैंने आपको एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन सारी चीज़ कवर कर दी है। अब इसमें मुझे एक तरह से आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपका पूरा एडिशन रिएक्शंस जो होता है वो कवर हो चुका है, कि एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे एल्कीन में होगा, कैसे एल्काइन में होगा। एल्केन में क्या था, हेलोजिनेशन रिएक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्री रेडिकल्स होता था, वो मैंने भी कवर कर दिया। अब आपका यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस को कवर करने के बाद तब आपका कह सकता हूँ कि एडिशन और एलिमिनेशन कवर हो गया है, देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसके बाद एडिशंस, एलिमिनेशंस के बाद सब्स्टिट्यूशन में चलेंगे। तो दिस इज फॉर टुडे, and we will meet with the next video with the elimination reactions. Thank you very much.